सत्ता के गलियारे भी कितने चकाचौंध होते हैं। व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इन दिनों जानते हैं क्या चल रहा है बंगाल की राजनीति में, क्या चल रहा है ममता बनर्जी और मोदी जी के उस मनमुटाव में, जो विगत दिनों मोदी जी के बंगाल और उड़ीसा दौरे के दौरान हो गया था, जिसमें ममता बनर्जी आधे घंटे विलंब से उनके मीटिंग में पहुंची थी। इस पर वो बहुत ज्यादा खासा नाराज हो गए और उनसे ज्यादा नाराज उनके पार्टी के पदाधिकारी गण हो गए। ऐसे में शुभेंदु राव नाम के एक विधायक के बेटे, जो खुद भी एक विधानसभा से चुनाव लड़े थे बंगाल की इस चुनाव में और हार गए थे, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए एक पोस्ट किया, एक ट्वीट किया। उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, उसे स्वयं का आत्ममंथन करने की जब आवश्यकता है तो वो ममता बनर्जी से बेमतलब का अझुरा रही है। एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को आरोप प्रत्यारोप के दायरे में बहुत ज्यादा घेरने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपना आत्ममंथन और अपना सर्वे करने की जरूरत है कि हम क्यों हार गए। बहुत आहत हैं जो विधायक पुत्र हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी में रहने के पहले वो टीएमसी से ही आए थे। कुछ ही दिन पहले की बात है जब वो तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है उसी पार्टी से वो आए हुए थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ कुछ अभद्रता हो रही है। और ये सही भी है, लोकतंत्र है ये, न कि राजतंत्र। और राजतंत्र नहीं है तो इतना ज्यादा गुमान क्यों, इतना ज्यादा टेंशन क्यों? नहीं आई कोई बात नहीं, लेट से आई या रिसीव करने नहीं आई, इस बात को इतना मुद्दा क्यों बनाना है, इसको इतना ज्यादा प्रेस्टीज क्यों बना देना है? यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला पदाधिकारियों के द्वारा। ऐसे में देखिए, एक ऐसा बयान जारी किया है एक महोदय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक डाली थी उसका क्या हुआ, क्या फायदा हुआ जब केंद्र सरकार को ही कोसना है। अब बताइए, मोहल्ला क्लिनिक डाल दी तो इसका मतलब कोरोना के सारे मरीजों का इलाज क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक में कर रही है? क्लिनिक डालने से क्या फायदा हुआ जब वो मोदी सरकार पर ही आश्रित है? अब कोई प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार से अपेक्षाएं कर लेगा तो फिर वो गलत कर दिया है। वो मोहल्ला क्लिनिक डाल के कोई काम का नहीं निकला, उनका कहने का आशय ये है। चलिए आप लोगों को और भी कुछ जानकारियां दे दें इस विषय पर कि ऐसा ही बहुत सारा वाकया हो रहा है, बहुत सारी वारदातें, बहुत सारी बातें। रोहतक से एक दर्दनाक घटना इसी समय इसी बीच सामने आई है और उसमें बहुत ज्यादा कड़वाहट और बहुत ज्यादा दर्द इसलिए पिरोया जा सकता है कि 3 हत्याएं हुई हैं विगत 4 दिनों के अंदर। और ये 3 हत्याएं अलग अलग स्थानों पे कुछ किलोमीटर के दायरे में हुई हैं, जिस स्थान का नाम है सांघी, बहुअकबरपुर और एक जगह है बोहर माजरा गांव। इन तीनों गांवों में अलग अलग तरह के वारदात हुए हैं और तीनों में धारदार हथियारों से हत्याएं की गई हैं। रिश्तों को खून किया गया है, कहीं चाचा भतीजे को मारा है तो कहीं भतीजा चाचा के पेट में चाकू घोंपा है। जमीनी विवाद सब में कॉमन रहा। अब सोचिए, जमीन जायदाद के विवाद में लोग अपनों का खून बहाने से जरा भी नहीं चूकते। इतना बड़ा जो है वाकया है ये कि हर मामले में, इन तीनों मामले में, जिसमें एक 24 वर्ष का युवक अनिल नाम का एक युवक है जो मात्र 24 वर्ष का है, सांघी का, उसे जो है उसके चाचा और उसके 2 बेटों ने मिलकर चाकू मार के मार डाला, खत्म कर दिया। और यही मामला हुआ है दूसरी जगह जो आपके बहुअकबरपुर में हुआ है। वो नीटू, उसका हेमंत नाम है पूरा, नीटू का। वह व्यक्ति लगभग थोड़ा सा विकलांग था और उसके भतीजे ने उसको जो है मारा है चाकू। और वो जब पानी भरने गया था अपने टैंकर या ऐसे किसी चीज में, तो उसी समय उसे घेर के मार दिया। जमीनी विवाद यहां भी चल रहा था। सांघी में वही हाल हुआ है, फरसे से काटा गया है एक व्यक्ति को। तो ये सारी वारदातें बिल्कुल जो है शोभनीय नहीं हैं, बहुत ही असहनीय हैं, पीड़ादायक हैं। और ऐसी घटनाएं जब तक समाज में और देश में बंद नहीं होंगी या लोग जो है मोह पास से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ये चलती रहेंगी और शर्मनाक हैं।
अब वो ज़मीन वहीं की वहीं है, लेकिन बाकी वो जो लोग हैं, जो लोग क्राइम किए हैं, वो लोग जो है सांघी क्षेत्र में जो क्राइम हुआ है वो तो अरेस्ट हो गए हैं। बाकी जो बहु अकबरपुर और बोहर माजरा गांव में जो वारदातें हुई हैं उसमें फरार हैं ये आरोपी लोग। तो अब सोचिए कि जमीन ठीक है, वहां है, और ये लोग कल को आके उस जमीन का लाभ उठाएंगे, लेकिन हो सकता है कि न भी उठा पाएं, और बरसों बरस संघर्ष और जद्दोजहद, अब वो कोर्ट और वो कचहरी, वो सारी चीजों को, और हो सकता है कानून का सजा भी उन्हें मिल जाए। ये चीजें चल रही हैं। और ऐसे में देखिए प्रकाश तिवारी भैया बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप जैसे विद्वान व्यक्ति इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। यह प्रयास है और ये प्रयास जारी रहेगा। हेमंत साहनी देख रहे हैं, और प्रकाश भैया तो ही हैं, अरविंद यादव जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सानिया शाह बहुत बहुत शुक्रिया आपको, रविंद्र कुमार रवि और एक आनंद कुमार जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों आप लोग बस ये समझें कि बड़ी जो मीडिया है आज, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये जो भी सिस्टम है देश में, इन सब से बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू चल रहा है सोशल मीडिया। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ एक आजकल कमेंट भी आ रहे हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी जिस ट्विटर और जिस व्हाट्सएप से वायरल हुई, आज उसी पर लगाम लगाने के लिए प्रयासरत है कि भाई उसको एक दायरे में आना होगा। सारे जो है जरूरत पड़ने पर जो भी चैटिंग है या रिकॉर्डिंग ऑडियो वगैरह हैं, सबको सौंपना पड़ेगा, है ना, जांच एजेंसियों को। तो ये चीजें जरूरी है, सरकार समझ रही है तो ठीक है, कर रही है, अच्छा है, और होना भी चाहिए। ये जो विदेशी कंपनियां भाई हम लोगों के बीच में सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी का ये कहीं ना कहीं अनुपालन करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बड़ी सीक्रेट बातें हो जाती हैं ना कुछ लोगों की, तो उन बातों को भी साझा करना बहुत सारे लोग असहज महसूस करते हैं। लेकिन कोई नहीं, जो गलत नहीं है वो तो बिंदास रहेगा ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जो गलत लोग हैं उन लोगों के लिए भाई गले की फांस बन जाएगी ये मामला, ये बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इनके साथ साथ बताना चाहूंगा बाबा रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा जरूरी है चर्चा आम करना आप लोगों के बीच। बाबा रामदेव जी थोड़ा सा फंसते नजर आ रहे हैं। जैसे सुशील कुमार की बात कर ली जाए, बाबा रामदेव जी का हालत यह है कि वह बड़ा विचित्र लीला है। अब जब उनसे नहीं बन पड़ रहा था डॉक्टर लेले से लड़ना, तो उन्होंने क्या कर लिया कि एक जो है वीडियो 2012 का सत्यमेव जयते जब चला रहे थे आमिर खान अभिनेता, तो उसमें एक डॉक्टर समित का जो है एक क्लिप उन्होंने उठा लिया है। वह शर्मा, डॉक्टर सुमित शर्मा, ये गए थे उस समय उस प्रोग्राम में, और उस पर चर्चा हुई है जेनरिक दवाओं पर और ब्रांडेड दवाओं पर। तो डॉक्टर समित से आमिर पूछते हैं कि मैंने ये महंगी क्यों इतनी आती हैं, तो वो कहते हैं कि भाई वो दवाएं महंगी इसलिए होती हैं कि वो ब्रांड का नाम लग जाता है, टैग लग जाता है। तो दवाएं तो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन वो ब्रांड अपना जो है लगने के बाद वो महंगी होती चली जाती हैं। कई बार 10 गुना, मतलब 10%, 20%, कई बार 50% महंगा वो दवाएं होती हैं। हिंदुस्तान में जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना एक आम आदमी के लिए कठिन काम है, वैसे में इतनी महंगी दवाएं ले पाना सबके बूते की बात नहीं है। आगे डॉक्टर सुमित शर्मा कहते हैं कि जो कैंसर की दवा है उसका एक विख्यात दवा है, जो 1 महीने का कोर्स आता है, वो 1.25 लाख रुपए का पड़ता है, जबकि जेनरिक में वही दवा 6,000, 8,000 और 10,000 में भी मिल जाती है। तो इस पर आमिर पूछते हैं कि क्या उनमें फर्क होता है या उनकी क्वालिटी में फर्क होता है। तो समित डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लगभग समान जो है फार्मूला और सारी चीजें दोनों दवाओं में होती हैं। फर्क ये होता है कि ये उसका जेनरिक वर्जन होता है और वह ओरिजिनल और ब्रांड की दवाएं होती हैं। तो पेटेंट होता है उनका, इस पेटेंट के नाते वो लोग उसको महंगा बेचते हैं। तो दवाओं के कारोबार में आज से नहीं, बहुत पहले से ही आप सब लोग भी जानते होंगे। ये सही है, एमआर वगैरह जो जाते हैं डॉक्टरों के पास, बहुत सारे उनको ऑफर दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कीम के तहत वो लोग दवाएं लिखते हैं जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो लोग जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं उन दवाओं को लोग खरीदते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लिखा है तो ये दवा तो लेना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर हिदायत भी देते हैं कि जेनरिक मत ले लेना, पेटेंट दवा लेना, ओरिजिनल दवा लेना। तो ये सारी चीजें जो है अब आमिर को उन्होंने खींच लिया है अपनी लड़ाई में, जबकि ये गलत है।
अभी जो इन्होंने कहा था और जो इन्हें जवाब देना था, उस जवाब को न दे के इन्होंने बेआयात जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर लेगा, स्वामी रामदेव को गिरफ्तार कर लेगा। खुद ही स्वामी बन गए हैं बाबा रामदेव जी। तो खैर चलिए, उनको तो बहुत सारी उपाधियों से लोग नवाज रहे हैं, व्यवसायी रामदेव जी, बिजनेसमैन रामदेव जी, वो अलग बात है, लेकिन यकीनन बाबा हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सब सही है। लेकिन इतना ये सही उचित समय नहीं था। देश में इस समय इस विवाद पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात किए जा रहे हैं, लेकिन इस विषय पर उनके मन में कोई बात नहीं आ रही है। ये बड़ा संदेहास्पद है। डॉक्टरों के फेवर में उन्हें बोलना चाहिए, डॉक्टर बाबा रामदेव जी को दो चार बात ऐसे ही झूठों सुना देना चाहिए, बाद में आड़े माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके अब पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। जहां पे राम रहीम और आशाराम जैसे संत महात्मा, जो भाई चलिए ठीक है घटिया रहे होंगे लोग, चाहे जो भी रहे होंगे लोग, रामपाल वगैरह जैसे जेलों की सलाखों में कैद हैं और एकदम अपने जीवन का जो है समझिए, अब उनको लग रहा है कि अंधकार है उनके जीवन में आगे। ऐसे में इतना बिंदास, इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा करने के बाद भी बाबा जी के अंदर ये सारी बातें न आवे तो अच्छा है। हम लोग चाहते हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे हंसते रहें, लोगों को स्वस्थ करते रहें और उन्हें एलोपैथी वाले बातों पर बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भाई हम लोगों के सचमुच में मसीहा हैं। डॉक्टर लोग अच्छे हैं, उनमें से कुछ लोग बुरे होते हैं, वो अलग बात है। इसके साथ साथ एक वैक्सीनेशन के बारे में सूचना आई है, आप लोगों को बताना जरूरी है कि वैक्सीनेशन करने वाले दिल्ली के हमारे जो अरविंद केजरीवाल के जो हेल्थ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो वहां पे हैं, और हेल्थ भी मिनिस्ट्री उन्हीं के पास होगी मुझे लगता है, आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा स्टडी और करूंगा। तो उन्होंने, मनीष सिसोदिया ने, उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि लोग जो है 5 स्टार होटलों में वैक्सीनेशन की सुविधा पहुंचा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। बताइए, जिस देश में, जिस प्रदेशों को, सरकारों को अपने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन का भरपूर डोज नहीं मिल पा रहा है, यहां पर अमीर व्यक्ति जो 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकता है, वो 5,000, 4,000, 10,000 रुपए देकर, जितनी महंगी चाहे सेवा देकर, वो आसानी से वैक्सीनेशन ले सकता है, वैक्सीन लगवा सकता है। और वो भी उसे वैक्सीन किस तरह लगाया जाएगा, जिस तरह से स्पा दिया जाता है, जिस तरह से पार्लर की सुविधा दी जाती है, मसाज किया जाता है, उस लेवल का सुविधा उसको दिया जाएगा। उसके होटल को कमरे में जाकर वहां वैक्सीन दिया जाएगा, उसे कुछ फ्रूट्स दिए जाएंगे, उसे कुछ, मतलब अलग अलग तरह के पैकेज बनाया है होटलों ने और प्राइवेट अस्पतालों ने मिलके। देखिए, ये व्यवसायीकरण है, ये तो खत्म होगा नहीं, यहां पर ये हमेशा से रहा है। अवसर चाहे जो भी आए, सूखा पड़ जाए, मौत आने लगे या जो कुछ भी आए, कुछ लोग हैं जो कमाने का रास्ता निकाल लेते हैं। तो यही किया है प्राइवेट अस्पतालों ने, तो हमेशा अवसर निकाला है। प्राइवेट अस्पताल वाले चाहते हैं कि इस तरह की आपदा आए, इस तरह की विपदा आए, जिससे कि ये लोग उसे अवसर में तब्दील कर दें। तो ये चीजों को उन लोगों ने किया है। महंगे लोग, जहां पे वैक्सीन के लिए लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं, आम लोग, वहां पे जो अमीर लॉबी है वो तो कुछ भी दाम दे देगी उसका। इस चक्कर में ये लोग पता नहीं अब कहां से, देखिए नोटबंदी जब हुई थी, बात समझने वाली है, तो बहुत सारे अमीरों के पास कोई लाइन में नहीं लगता था, उनके पास पता नहीं कौन से एटीएम से पैसा आ जाता था। कड़कड़ी नोटें, 2000 वाली नोटें उनको पहले मिल जाया करती थी। इसका मतलब बैंक बहुत सारे पकड़े भी गए थे, मैनेजर्स वगैरह, या उनके अपने पर्सनल लिंक के द्वारा उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। वही प्रोसेस यहां भी हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो हो रहा है, ऐसा कहना है आप पार्टी के मनीष सिसोदिया का। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे संभव हो पा रहा है, सरकार, केंद्र सरकार यदि न चाहे या वो ढील न दे तो ये प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कहां से उपलब्ध हो जाएंगे, जब हमारे सरकारों को नहीं मिल पा रहा है, सरकारी अस्पतालों को नहीं मिल पा रहा है। जायज है, मुद्दा जायज है। तो ये सारी चीजें होती हैं और यहां पर ये तर्कसंगत बात है, ये बहुत ही तार्किक बात है, पक्ष है ये। तो ये चीजें चल रही हैं देश में। सुशील कुमार की बात अगर करें तो वो बहका रहा है, पुलिस वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो सहयोग नहीं कर रहा है जांच प्रक्रिया में। सहयोग क्यों करेगा, वो तो पैसे का ऑफर करेगा ना, वो तो अमीर है, बहुत ज्यादा धन है उसके पास, करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनमें से कुछ करोड़ रुपए अगर वो सरकार या किसी को भी प्रपोजल दे दे, ऐसे लोगों को जो पुलिस वाले बड़े अधिकारी हैं उनको भी दे दे,
तो भी शायद ये मामला उठाया जा सकता है कि भैया वो सहयोग नहीं कर रहा है, जांच की और जरूरत है, और जो है एविडेंस की जरूरत है, सबूतों की जरूरत है, वरना उसके अभाव में उसकी जमानत हो जाएगी। बीएस जाखड़ जैसे उसके जो फाकड़ वकील हैं वो लोग एकदम मुंह बाए खड़े ही हैं कि भाई कोई मामला बने कि तपाक से जो है मामला इसको लपका लिया जाए। एक बार जमानत मिल गई तो उसके बाद समझिए मामला खत्म, वो चलता रहेगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि सुशील कुमार के घर पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे वहां भी लगे हैं, लेकिन उसका जो डेटा संग्रह करने का जो जिसको डीएसएलआर का जो कैमरा जो लगा होता है सीसीटीवी कैमरा का, तो जो कैप्चर करता है मशीन, वो एक तरह का हार्ड ड्राइव होता है, एक तरह का मेमोरी होता है, वो गायब हो गया है। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? अरे पकड़ के पीटो उन लोगों को, साला कैसे गायब हो जाएगा? घर से वो फुटेज स्टोर करने वाला कहां से गायब हो जाएगा भैया? हैं? तो इसका मतलब गायब हो गया क्या? कोई आसमान से नहीं आ गया, वही लोग गायब किए ना, गायब करके उसको डिलीट भी मार दिए होंगे शायद अब तक लोग। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये जो बड़े लॉबी में जब कोई बात होती है तो सबूतों को मिटाने का पुरजोर प्रयास किया जाता है, आरोपियों को बचाने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। इसका एक दो नहीं अनेकों उदाहरण मिला है आज तक, अब तक, और ये होता रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था भी बड़ी जानदार है। कुछ जज मिल जाएंगे या कुछ जज अगर सही मायने में उस बेंच पर बैठे रहेंगे तो सुशील कुमार का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने गलत किया है तो गलत किया है, पुलिस वालों को जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है, ये दलील देने से बेहतर है कि उसका मुंह खुलवाने के लिए हर स्तर पर उतर जाना चाहिए, और सबूत जितने मिले हैं उतने ही कम नहीं है यार। चलिए जय जयकार जारी रहेगी। लाइव बहुत लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूं। जो लोग भी दोस्त मित्र भाई आप लोग देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। इन तरह की चीजों को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बस जय हिंद, जय भारत।